एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे HAL की। आपको पता है कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए भारत का LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस वो रखा गया है सामने, और मलेशिया के द्वारा इसकी RFP भी जारी की गई थी। और इसके लिए जो प्रपोजल है वो सितंबर में अंत में HAL के द्वारा भेजा जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि MMTC यानी कि मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी फॉरेन एक्सचेंज अर्नर कंपनी है, और आप इसको समझ सकते हैं कि ये मिनरल की ट्रेडिंग और मेटल की ट्रेडिंग करती है भारत के लिए या भारत के अंदर किसी भी मिनरल को आने के लिए। तो अब HAL ने इससे हाथ मिला लिया है, और इसे इसलिए हाथ मिलाया है कि वो चैनलाइज करेगा जो पाम ऑयल के बार्टर प्रोसेस में अगर HAL के द्वारा तेजस मलेशिया को बेचा जाता है तो पाम ऑयल का जो रुपए में कन्वर्जन होगा या मनी में जो कन्वर्जन होगा वो इसी संस्था के द्वारा किया जाएगा HAL के लिए। यानी कि HAL अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, जो अपना प्रपोजल HAL के द्वारा मलेशिया को देना है, मलेशियन एयरफोर्स को देना है, उसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है। और इसी के तहत इस MMTC से भी MOU साइन किया गया है चैनलाइज करने के लिए फंड को। इससे साफ साफ ये पता चलता है कि HAL अगर तेजस को मलेशिया को बेचता है तो वह बार्टर प्रोसेस के द्वारा किया जा सकता है, पाम ऑयल के बदले किया जा सकता है। वही हमें पता है कि साउथ कोरिया का एयरक्राफ्ट F-50 भी इसी रेस में शामिल है, और बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस को टफ कंपटीशन इसी एयरक्राफ्ट के द्वारा दिया जाएगा। पर लोगों का यह मानना है कि एक तो पाम ऑयल सबसे बड़ा कारण है कि तेजस को लिया जा सकता है मलेशिया के द्वारा, भारत को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया ने ऑलरेडी इस साउथ कोरियन एयरक्राफ्ट को लिया हुआ है, इसलिए मलेशिया इसको कम ही ट्राई करेगा या नहीं भी लेना चाहेगा। वहीं यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि फिलीपींस के द्वारा HAL को एक एक्सप्रेशन जारी किया गया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है, जिसमें कि ALH यानी कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, ये 7 की संख्या में उनको अपनी कोस्ट गार्ड के लिए चाहिए। इसके अलावा 8 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो कि HAL के द्वारा बनाया जाता है वो भी उनको रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट HAL को सौंपी गई है। HAL आगे इसको अब प्रोसेस करेगा, और पर इसमें मेन कारण ये है कि इसको लाइन ऑफ क्रेडिट से फिलीपींस ने डिमांड की है कि भारत इसको लाइन ऑफ क्रेडिट पे दे, यानी कि पैसे उधार दे, और तब जाके ये एयरक्राफ्ट उनको बेचे जाए। किसी भी तरह से एयरक्राफ्ट बेचे जाए, किसी भी तरह से जो व्यापार है वो किया जाए, पर किया जाना जरूरी है। वहीं HAL के द्वारा कुछ और चीजें भी निकाली गई हैं सामने कि किन किन प्रोसेस में HAL भाग ले रहा है, विश्व में कहां कहां पे HAL के द्वारा अपनी एयरक्राफ्ट या अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंस बनाई गई है, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। मलेशियन एयरफोर्स के लिए तेजस को तो सामने रखा ही गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सामने भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को रखा गया है, और लीड इन फाइटर ट्रेनर कॉन्फ़िगरेशन में ही इसको रखा गया है। जुलाई 2020 में ही इसको उसके सामने रख दिया गया है। इसके अलावा US नेवी के लिए भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्रेनर, ट्विन सीटर ट्रेनर उनको आवश्यकता है, उसमें भी जुलाई 2020 में इसको सामने रखा गया। US नेवी के द्वारा ही एक ग्लोबल RFI निकाली गई है, जिसमें कि मल्टी इंजन ट्रेनर की आवश्यकता है, उसमें भी डॉर्नियर के DO-228 एयरक्राफ्ट को भारत की तरफ से रखा गया है। इसके अलावा फिलीपींस के कोस्ट गार्ड का तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें कि हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की उनको आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड कुछ खबरों की। ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान में उनके स्पोक पर्सन के द्वारा ये कहा गया है कि अगले हफ्ते तक उनकी जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी उसमें कई देशों को इनवाइट किया जाएगा, और ऑलरेडी इनविटेशन भेजा जा चुका है। इसमें रशिया, ईरान, पाकिस्तान, चीन, टर्की और कतर शामिल हैं, पर इसमें भारत शामिल नहीं है अभी तक के इन्विटेशन की अगर बात की जाए। और रशिया की तरफ से यह कहा गया है कि वो शामिल होंगे अगर अफगानिस्तान में उज़्बेक लोगों को, तजिकी लोगों को, और भी जितनी एथनिक माइनॉरिटी है, एथनिक ग्रुप है, उनको लेकर साथ में कोई सरकार बनाई जा रही होगी तो वो जरूर भाग लेंगे। यानी कि एक तरह से ये जिनको भी इनविटेशन दिया गया है वो तालिबान की जो अपकमिंग गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। ये क्लियर हो रहा है, और ये क्लियर भी हो रहा है, और ये भी क्लियर हो रहा है कि इन्हीं के सपोर्ट के बलबूते तालिबान इस मुकाम पर पहुंचा है। वहीं बात कर लेते हैं पंजशीर की। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के SSG कमांडो मारे गए हैं कुछ 12 की संख्या में। आज रेजिस्टेंस फोर्सेस के नेता अहमद मसूद का भी एक फेसबुक पे
ऑडियो निकलकर सामने आया जिसमें कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा उन पर अटैक किया गया, उनके एयरक्राफ्ट के द्वारा उन पर अटैक किया गया है। इसके अलावा लगातार पंजशीर के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, उनके परिवार पे भी अटैक किया गया, उनके परिवार के कुछ फैमिली मेंबर्स मारे भी गए हैं। उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा है और पूरी दुनिया केवल देख रही है, कुछ कर नहीं रही है पंजशीर के लिए। और ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है कि पाकिस्तान के द्वारा अपने SSG कमांडो तो भेजे ही गए हैं, एयरफोर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये चीज वेरीफाई ईरान की तरफ से की जानी है, ऐसा उनकी न्यूज में निकलकर सामने आया है। उनके फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा यह कहा गया है कि इसको वेरीफाई करेंगे कि पाकिस्तान इस प्रकार की चीज कर रहा है या नहीं। पर पंजशीर में जो इस प्रकार की चीज हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, वो बिल्कुल गलत है ईरान के मुताबिक। और उनका यह कहना है कि ये चीज खत्म होनी चाहिए और अफगान लोगों की इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, आपस में बातचीत करने के बाद ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। वहीं पंजशीर से रिलेटेड खबर की अगर बात करें तो सुबह में यह खबर निकलकर सामने आई थी कि तालिबान के द्वारा उनके गवर्नर हाउस को कैप्चर कर लिया गया है, यानी कि उनकी प्रोविंशियल कैपिटल को कैप्चर कर लिया गया है। यहाँ पर तालिबान का झंडा भी फहरा दिया गया। पर अभी कुछ समय पहले ही ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस ने फिर से इसको कैप्चर कर लिया है। अब क्या है क्या नहीं है ये तो बहुत दिनों बाद ही निकलकर सामने आएगा, पर इस प्रकार की चीजें निकलकर आ रही हैं। आप इस फोटो को देखिए, यहाँ पर जो लाल मार्क किया गया है, यहाँ पर उनका गवर्नर हाउस है, पंजशीर का गवर्नर हाउस है। और कितनी दूरी तक ये पूरी एक रोड केवल जाती है जो लाल रंग से मार्क की गई है। और इन सभी जगहों पे रेजिस्टेंस फोर्सेस के जो लड़ाके हैं वो तैनात हैं और तालिबान को रोक रहे हैं। और जो गवर्नर हाउस है वो पहला ही मुकाम है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि रेजिस्टेंस फोर्सेस हार गई, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के सपोर्ट के कारण रेजिस्टेंस फोर्सेस की स्थिति बहुत गंभीर है और उनको लगातार पीछे धकेला जा रहा है। वहीं परसों की खबरों में मैंने आपको यह बताया था कि ISI के प्रमुख काबुल पहुंचे हुए हैं और उनकी फोटो निकलकर सामने आई थी। अब ये क्लियर हो गया है कि वो क्यों पहुंचे हुए थे। जब तालिबान के स्पोक पर्सन से पूछा गया कि क्यों आए थे वो, तो उनका ये कहना था कि तालिबान के द्वारा जो कई प्रिजनर्स को छुड़ाया गया है उसमें TTP के भी प्रिजनर्स थे और ये चीज पाकिस्तान के लोगों को अच्छी नहीं लगी। ऐसा क्यों किया गया और ये इन्हीं सब चीजों पर वो जायजा लेने आए हुए थे। तालिबान की प्रवक्ता के द्वारा ये कहा गया कि उनको ये जवाब दे दिया गया है कि जो भी लोग बॉर्डर क्रॉस करें उनकी अच्छे से चेकिंग की जाए। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि TTP को वो नहीं जानते हैं और जो करना है पाकिस्तान वो कर सकता है अगर वो कर सकता है तो। वहीं TTP की ही बात की जाए तो आज फिर एक अटैक किया गया नॉर्थ वजीरिस्तान में उनके द्वारा, जिसमें कि कुछ पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। इस प्रकार के जो अटैक हैं वो लगातार TTP के द्वारा किए जा रहे हैं और ये बिल्कुल क्लियर है कि भारत का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि भारत तो अफगानिस्तान में है ही नहीं। अब वो पाकिस्तानी किस पर आरोप लगाएंगे? वो केवल जब तालिबान से जाकर बात करें, तालिबान अगर उनको पागलपन में थोड़ा कुछ सपोर्ट कर सके पाकिस्तानियों को, तभी TTP का कुछ बिगड़ना है। नहीं तो TTP ग्रेटर अफगानिस्तान का जो पूरा मैप है उसको लेकर चल रहा है और उसको कंप्लीट जरूर कर लेगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।